आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। अमृता बंद खिड़की के सामने खोई खोई सी खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए कार्तिक के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। आज ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती हैं। और उस समय अमृता के दिल का मौसम ठीक नहीं था। रोहित टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज़। वह आराम के मूड में था, छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, अमृता, क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है। श्लोक और कीर्ति कब तक आएंगे? बस आने वाले ही हैं। मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर अमृता किचन में चली गई। अमृता जानबूझकर किचन में आ गई थी। रोहित की नजरों का सामना करने की उसमें इस समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नजरों में इस समय बस कार्तिक के इंतजार की बेचैनी थी। अमृता और रोहित के विवाह को 21 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे श्लोक और कीर्ति अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हुए तो अमृता को जीवन में एक खालीपन खलने लगा। वह रोहित से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। रोहित, आप भी काफी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर, घर, बाहर के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब सा वीराना बढ़ता जा रहा है। क्या करूं? रोहित समझाता। समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ ना। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। अमृता, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? या तो तुम्हारे हाथ में है। अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहाँ नहीं है। आजकल फर्क बस इतना ही है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है तो कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को मन से स्वीकारो तो तकलीफ नहीं होती। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था, तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर अमृता को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता। इस बीच रोहित ने रुड़की से दिल्ली एमबीए करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई कार्तिक को घर आने के लिए कहा तो अमृता कार्तिक से मिलने के बाद खिल ही उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो अनुज ने रोहित से फोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कमरा दिलवा दे, घर में भी सब लोगों की चिंता कम हो जाएगी। रोहित के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा श्लोक और कीर्ति का स्टडी रूम था, दूसरा एक तरह से गेस्ट रूम था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो रोहित ने अमृता से विचार विमर्श किया, क्यों ना कार्तिक को ऊपर का कमरा दे दें। अकेला ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। अमृता को कोई आपत्ति नहीं थी तो रोहित ने अनुज को अपना विचार बताया और कहा, घर की ही बात है, खाना भी यहीं खा लिया करेगा, यहीं आराम से रह लेगा। अनुज ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। रोहित हंसा, क्या बात कर रहा है, जैसे तेरा भाई वैसे मेरा भाई। कार्तिक अपना बैग ले आया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्दी सबसे हिल मिल गया। अमृता को अपनी बातों से इतना हंसाता कि अमृता तो जैसे फिर से जी उठी। नियमित व्यायाम और संतुलित खान पान के कारण अमृता संतुलित देह यष्टि की स्वामिनी थी। कार्तिक उससे कहता, कौन कहेगा आप श्लोक और कीर्ति की माँ हैं, बड़ी बहन लगती हैं उनकी। कार्तिक अमृता के बनाए खाने की, उसके स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोल कर तारीफ करता
और अमृता अपनी उम्र के 40वें साल में एक नवयुवक से अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्साह से भर गई। कई दिनों से रोहित अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियों में व्यस्त होता चला गया था। अब तो बस नाश्ते के समय रोहित हूं हूं करता हुआ जल्दी जल्दी पेपर पर नजर डालता और जाने के लिए बैग उठाता और चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज, कभी लैपटॉप, तो कभी फोन पर व्यस्त रहता। अमृता उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतजार करती रहती कि कब रोहित कुछ रिलैक्स होकर उसकी बात सुनेगा। वह अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती, लेकिन अमृता को लगता रोहित की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता एक चतुर अधिकारी के मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप सा गया है। बच्चों का अपना रूटीन था, वे घर में होते भी तो अपने मोबाइल पर या टीवी में लगे रहते या फिर पढ़ाई में। वह बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फोन पर रहता। अमृता उपेक्षित सी उठकर अपने काम में लग जाती और अब अकेले में वह कार्तिक के संदर्भ में सोचने लगी। लेकिन कौन कब बिना कारण, बिना चेतावनी दिए इंसान के भीतर जगह पा जाता है, इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। अमृता के साथ भी ऐसा ही हुआ। कार्तिक आया तो दिन ब दिन रोहित और बच्चों की बढ़ती व्यस्तता से मन के एक खाली कोने के भरे जाने की अनुभूति सी होने लगी। रोहित टूर पर रहता तो कार्तिक कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर हो रही होंगी, आप चाहें तो बाहर घूमने चल सकते हैं, श्लोक और कीर्ति को भी ले चलिए। अमृता कहती, वे तो कोचिंग क्लास में हैं, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर ही आते। अमृता कार्तिक को अपना पर्स कहीं निकालने नहीं देती। कार्तिक उसके जीवन में एक ताजा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वह अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दुगने उत्साह से हर काम करने लगी। कार्तिक की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से चाहे अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती आ रही थी। अब उस जगह को कार्तिक के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती कार्तिक का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार रहता। वह लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या बातें समझ लेता है? नहीं, यह तो सिर्फ अपनी ही जुबान समझता है, अपनी ही बोली जानता है। उसमें जो समा जाए वह जरा मुश्किल से ही निकलता है। अब तो ना चाहते हुए भी रोहित के साथ अंतरंग पलों में भी वह कार्तिक की चहकती आवाज से घिरने लगती। मन का दो दिशाओं में पूरे वेग से खिंचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती। वह सोचती, या बैठे बिठाए कौन सा रोग लगा बैठी, या किशोरियों जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन कॉलेज से कार्तिक मुंह लटकाए आया। अमृता ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। अमृता ने बार बार पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया। यहाँ आते समय अनुज भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था। भैया अब बहुत गुस्सा होंगे। अमृता चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से 15,000 रुपए निकालकर कार्तिक के हाथ पर जबरदस्ती रख दिए। कार्तिक मना करने लगा, लेकिन अमृता के जोर देने पर रुपए रख लिए। कुछ महीने और बीत गए। रोहित भी फुर्सत मिलते ही कार्तिक के हाल चाल पूछता। वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था। अमृता पर घर गृहस्थी पूरी तरह से सौंप कर
अपने काम में लगा रहता था। अमृता मन ही मन पूरी तरह कार्तिक की दोस्ती के रंग में डूबी हुई थी। पहले उसे रोहित में एक दोस्त नजर आता था, अब उसे रोहित में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती। यह क्या उसी की गलती थी? रोहित को अब उसकी कोमल भावनाएं छू कर भी नहीं जाती थी। कार्तिक में उसे एक दोस्त नजर आता था। वह उसकी बातों में रुचि लेता है, उसके शौक ध्यान में रखता है, उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करता है। उसे बस एक दोस्त की ही तो तलाश थी। वह उसे कार्तिक के रूप में मिल गया है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन रोहित टूर पर था। श्लोक और कीर्ति किसी बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। अंधेरा हो चला था। कार्तिक भी अभी तक नहीं आया था। अमृता लॉन में टहल रही थी। कार्तिक आया, सिर नीचे किए हुए मुंह लटकाए ऊपर के कमरे में चला गया। अमृता को देखकर भी रुका नहीं, तो अमृता को उसकी फिक्र हुई। वह उसके पीछे पीछे ऊपर गई। जब से कार्तिक आया था, वह कभी भी उसके रूम में नहीं जाती थी। मेड ही सुबह सफाई कराती थी। उसने जाकर देखा, कार्तिक आंखों पर हाथ रखकर लेटा है। अमृता ने पूछा, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? कार्तिक उठकर बैठ गया, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ। तो रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? भैया ने बाइक के पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त रजत की बहन की शादी है, उसे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे रुपए दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही रजत याद है ना आपको? यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे मिलवाया भी था। हाँ हाँ, याद आया। अमृता को वह लड़का याद आ गया जो उसे पहली नजर में ही कुछ जचा नहीं था। बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? भैया को तो यही लगेगा कि मैं यहाँ आवारागर्दी कर रहा हूँ। वे तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। कार्तिक के जाने का ख्याल ही अमृता को सिहरा गया। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत। अमृता बोली, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, यह कोई छोटी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मैं ये रुपए आपको जल्दी लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे कल रुपए ले लेना। अब नीचे आकर खाना खा लो। अमृता नीचे आ गई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपए रखे थे। सोचा, अभी कार्तिक को दे देती हूँ, उसे ज्यादा जरूरत है इस समय। बेचारा कितना दुखी हो रहा है, अभी जाकर पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगा। वह रुपए लेकर वापस ऊपर गई। राहुल के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। वह फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। ना चाहते हुए भी अमृता के कान उसकी आवाज की तरफ लगा दिए। वह कह रहा था, यार रजत, मोबाइल और बाइक का इंतजाम तो हो गया, सोच रहा हूँ अब क्या मांगूंगा। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फायदा है, उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए, और मेरे जैसे लड़कों को अपना शौक पूरा करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि थोड़ी सब्र से काम लूंगा तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ तो है ही, सब कुछ होते हुए भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही है उसकी बेवकूफी में। अमृता भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर पड़ गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है नजरें, ऐसे जैसे कोई पारखी जौहरी कांच को हीरा समझ बैठे। तीखी कचोट के साथ उसे स्वयं पर शर्म आई। इतने दिनों से वह कार्तिक जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। सही कह रहा था कार्तिक, वही बेवकूफी कर रही थी। अकेलेपन के एहसास से उसके कदम जिस राह पर बढ़ चले थे, अगर कभी रोहित और बच्चों को उसके मन की थाह मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उनकी नजरों में। तभी रोहित की आवाज कानों में गूंज उठी, अकेलेपन से हमेशा दुखी रहने और नियति को कोसने से तो अच्छा है
कि हम चीजों को उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसी वे हैं। तुम ऐसा करोगी तभी खुलकर सांस ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही अमृता को कुछ शांति सी मिली। उसने कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि वह स्थिति को संभाल ना सकी। वह कल ही कार्तिक को यहाँ से जाने के लिए कह देगी और यह भी बता देगी कि वह इतनी भी बेवकूफ नहीं कि अपने पति की कमाई दूसरों की भावनाओं से खेलने वाले लड़के पर लुटा दे। वह अपने जीवन की पुस्तक के इस दुखांत अध्याय को सदा के लिए बंद कर रही है ताकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ सार्थक करते हुए जीवन का शुभारंभ करने की कोशिश तो वह कर ही सकती है। अब वह नहीं भटकेगी। क्रोध, घृणा, अपमान और पछतावे के मिले जुले आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन अब अमृता के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वह जिएगी अपने स्वयं के सजाए संवरे लम्हे, अपनी खुद की नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खुल गई थीं। यही विकल्प था दीवानी मन का। उसने फोन उठा लिया। कार्तिक के भाई को फोन कर दिए गए पैसों की सूचना देने के लिए और उन्हें वापस मांगने के लिए।